पिछले 25 साल से मैं वकील हूं, सरकारी वकील रही हूं। 18 साल से 20 साल तक मैंने सरकार की ही तरफ से मुकदमे लड़े हैं। तो जब मैंने ये देखा कि हमारे किसान भाई दिल्ली की सीमा तक आ गए और जिस प्रकार का उन लोगों का एक स्वागत समारोह होना चाहिए था वो ना होकर जिस किस्म की भाषावली का प्रयोग हो रहा है, उससे दिल्ली आहत है। आप ये मान सकते हैं कि दिल्ली की ये बेटी आप सबका स्वागत करने यहाँ तक आई है। आप सबको बहुत प्यार से दिल्ली आने का निमंत्रण है। आपकी अपनी दिल्ली है। आज ये जो कुछ भी हो रहा है, हम सब एक इतिहास का भागी बन गए हैं। ये इतिहास लिखा जा रहा है। जब हमने ये सुना, सरकार ये कह रही है कि किसानों को ये पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। मेरे ख्याल से आने वाले वक्त की पीढ़ियां आज के ये जो हो रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं धन्यवाद जरूर करेगी, क्योंकि उन लोगों को अंदाज नहीं है कि हो क्या रहा है। मैं एक वकील हूं, मैंने तीनों कानूनों को बहुत ध्यान से पढ़ा है। उसके बारे में मैंने बताया भी कि ये इसमें दिक्कत क्या है। उन लोगों को समझ ये नहीं आ पा रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं और किसानों का इतना बड़ा ये जो एक हजूम इकट्ठा हुआ है कि आप गलत कर रहे हैं, तो ये तो असंभव है कि 100 आदमी सही हो और लाखों आदमी गलत है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसमें सरकार को सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी कि इस कानून को खारिज क्यों नहीं कर सकते। जो भी वकील यहाँ आकर ये कह रहा है या कोई भी पार्टी आकर ये कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो फोर्स से ही अगर आप करा सकते हैं तो हो सकता है। कारण मैं बताती हूँ क्यों। हमारे संविधान में 2 लिस्ट है। संविधान में 2 स्केड्यूल हैं। एक है स्केड्यूल 7 और एक है स्केड्यूल 9। स्केड्यूल 7 के अंतर्गत 3 लिस्ट हैं। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के तहत जितने भी चीजें लिखी हुई है उसमें कानून पार्लियामेंट बना सकती है। जी दूसरी स्टेट लिस्ट है, ओदे कानून स्टेट बना सकती है। पर एक कंकरेंट लिस्ट है जिसके अंदर कानून स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं। जिस वक्त देश आजाद हुआ उस वक्त हमारे किसानों की बहुत बुरी हालत थी। हमारे यहाँ खाने को अनाज नहीं था। हमारे यहाँ अनाज यूएसए से, अमेरिका से आता था और वो उनके नखरे इतने थे कि आप पूछे ना। तो उस वक्त जब सरकार, हम देश आजाद हुआ, तो लोगों ने, हमारी सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम अनाज को इतना उगाएं कि हम अपने स्वयं सक्षम हो जाएं अनाज के लिए और हमें किसी को ना लेना पड़े। ये कारण था कि उस वक्त संशोधन लाए गए और संशोधन के तहत ऐसा किया गया कि क्योंकि नेहरू जी ये चाहते थे कि अगर स्टेट, क्योंकि स्टेट में एग्रीकल्चर रहा तो स्टेटें अलग अलग कानून बनाएंगी तो उससे वो रिफॉर्म नहीं आ सकते थे जिनकी जरूरत थी। तो इसलिए उन्होंने संशोधन किया और संशोधन के तहत ऐसा किया कि स्केड्यूल 9 एक ऐसा है जिसके अंदर बनने वाले कानूनों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये विधान लिखा हुआ है उसमें। जो स्केड्यूल 7 के अंतर्गत कानून बनते हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, पर इसमें नहीं कर सकता। तो स्केड्यूल 9 के अंतर्गत वो एक 33 एंट्री उन्होंने कंकरेंट लिस्ट में डालकर ऐसा किया कि जो भी उत्पादन है किसानों का, खेती से संबंधित, ट्रेड से संबंधित, उस सब में नियम और कानून सरकार बना सकती है। उसी तहत उस वक्त जमींदारियों को अबॉलिशन एक्ट आया, जमींदारियां खत्म की गई। उस वक्त इतना बुरा हाल था कि किसान अनपढ़ और गरीब था, उसे कुछ नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। वो गांव के साहूकारों के ऊपर निर्भर रखता था। उसको पैसों की जरूरत होती थी। किसानी ऐसा तो नहीं है कि आप आज यहाँ पे बीज डालें और कल यहाँ पे फिर खेती तैयार हो गई, परसों काट के बेच दें। वो एक लंबा प्रोसेस है। तो उस दौरान उसको जितने भी पैसों की जरूरत होती थी तो साहूकार के पास जाता था, पैसे मांगता था। साहूकार उससे कोरे कागज के ऊपर अंगूठा लगवा लेता था। अब उसको तो पता नहीं कि क्या हो रहा है, मगर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से बंधुआ मजदूरी में आ जाती थी। उन चीजों को खत्म करने के लिए ये रिफॉर्म्स लाए गए थे, जिस रिफॉर्म का आज इस सरकार ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कानून गलत बनाया है। कानून उन्होंने निसंदेह कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बिल्कुल सटीक बनाया है
और मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यदि स्टे दिया है तो सिर्फ 2 कारण से दे सकती है। मैं कानून को अच्छी तरह से जानती हूँ, 25 वर्ष की मेरी वकालत है। एक, या तो सचमुच में सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में ये आ गया हो कि नहीं, किसान भाई बहनें, माताएं बहनें बीमार हैं, परेशान हो रही हैं, तो हम उनके लिए कुछ ऐसा करें क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वो थोड़ा सा कम नजर आता है, क्योंकि जिस तरह की कमेटी उन्होंने बनाई और 15 नंबर पे ऑर्डर पे जब उन्होंने इंटरिम ऑर्डर दिया, तो जो पैरा 15 में उन्होंने लिखा कि हमने ये इसलिए स्टे किया है ताकि किसानों को आज कम से कम जीत का अनुभव हो और वो वापस चले जाएं। ये तो मंशा हुई, और जिस तरह की कमेटी बनाई उससे भी क्लियर है कि ऐसा कोई नहीं है। तो दूसरा क्या कारण हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलीभगत से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आप स्टे दो, अन्यथा ये गैर कानूनी स्टे था। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कानून को रोक दे। वो एग्जीक्यूशन रोक सकती है किसी चीज का, कानून को नहीं रोक सकती है। उसने कानून को स्टे किया है, और अगर सरकार की इसमें नहीं होती हामी, तो सरकार तुरंत पार्लियामेंट कमेटी बुलाकर इसको खारिज कर सकती थी, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार वहां पर है। तो जिस तरह का ये खेल मेरे किसान भाइयों के साथ किया जा रहा है और ये समझ रहे हैं कि अनपढ़ है, तो ये गलत है। हम सरकार की मंशा को गलत नहीं मान रहे हैं। हो सकता है कि या वो चाह रही है कि किसान की आमदनी दुगनी हो, वो बहुत अच्छा है। ये जो 3 एक्ट आए हैं, उनकी मंशा और उनका जो नाम लिखा है वो निसंदेह बहुत अच्छा है। हो सकता है कि भावना यही हो, किंतु भावना को जिस तरह से किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है, पर नैतिक और मॉरल तरीके से ये बिल्कुल गलत है। अब लोग कह रहे हैं कि वॉइस वोटिंग में किया, ये किया, वो किया, माना कि आंकड़े थे उनके पास। किस तरह से ये कानून बना, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में लाइट डालती हूँ। हमारे संविधान में कोई भी एग्जीक्यूशन होती है तो वो प्रेसिडेंट के नाम से होती है। प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 में एक स्पेशल पावर है, जिसके अंदर वो सरकार को बुलाकर एक ऑर्डर दे सकते हैं कि आप ऑर्डिनेंस लेके आओ, क्योंकि अभी पार्लियामेंट कमेटी नहीं आ सकती है। पार्लियामेंट कमेटी नहीं आ सकती है और कोई बहुत इमरजेंसी हो तब कानून लाना चाहिए। वो विधान एक आर्टिकल 123 के तहत हमारे राष्ट्रपति के हाथ में है, जिसको इस दौरान इन्वोक किया। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई, अगर किसानों के भले के लिए है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, तो उसको इस तरह आपाधापी में इस तरह से लाने का मतलब क्या था? आपको इतनी क्या इमरजेंसी थी, क्या कारण था कि आपको राष्ट्रपति को कहना पड़ा और राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस लाकर आप लोगों को बुलाकर कहा कि आप इसका कानून बनाएं? अब ऑर्डिनेंस जब भी राष्ट्रपति बनाता है तो उसमें एक विधान और है कि सरकार वो आके ऑर्डर देते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं बुला के, भाई ये कानून बनाओ, ये बहुत जरूरी है, कोरोना काल है, महामारी फैली हुई है, ये कानून आना बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसको बनाओ, इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। क्या इमरजेंसी है मुझे समझ नहीं आ रही है, आप लोगों को आ रही हो तो मुझे मालूम नहीं। उसमें सरकार आती है, कानून बनाती है, ऑर्डिनेंस लाती है, उसके बाद 6 हफ्तों के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को इन लोगों को पार्लियामेंट से पास कराना होता है। अगर वो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट से पास नहीं होता है तो वो अपने आप खारिज हो जाता है, वहां पर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री है। इसीलिए इन लोगों ने मॉनसून सत्र बुलाया, और क्योंकि इनका लिमिटेशन था, इसलिए 20 तारीख को संडे था। वहां रे मेरा देश और वहां रे मेरी सरकार। बहुत खुशी की बात है कि इतनी काम कर रही है कि उन्होंने संडे को पार्लियामेंट बुलाकर इसको पास कराया। बुराई नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन यदि उनके भाव ठीक हैं, भावनाएं ठीक हैं, तो इस तरह का ये जो माहौल है ये डेवलप नहीं होना चाहिए था। हमारा देश 80% किसान है, खेती से जुड़ा हुआ है। मैं वकील हूँ, पर मेरा भी पीछा तो खेती ही है। कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई कहीं से भी IAS है, फौज है, सब खेती और किसानों के ही बच्चे हैं। तो उनको इस तरह की शब्दावली का इंतजार बोलना, वो सब बिल्कुल मैं उसके खिलाफ हूँ। अब ये बात है कि इसमें हो क्या सकता है, इसमें ये हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे कर सकती है गैर कानूनी तरीके से,
तो सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज भी कर सकती है, देखा जाएगा, क्योंकि दोनों सिचुएशन में रास्ता एक ही है। उनके पास स्टे करने का हक नहीं था, उन्होंने स्टे किया, तो उनके पास खारिज करने का भी हक नहीं है। खारिज कर दो, दोबारा ले आएंगे, क्या दिक्कत है। सरकार के पास दोनों पक्षों में, दोनों सदनों में इतना बहुमत है कि ये बिल खारिज भी बनेगा, दोबारा बन सकता है। मगर इसके ऊपर बहस करके, कमेटी बनाकर, इसके अंदर जो गलतियां हैं उनको पूरा कर कर तब ये लाए तो अच्छा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसान सरकार क्या कह रही है कि हमने आपको दो रास्ते दिए हैं, चॉइस दी है। पहले ठीक है, एपीएमसी मंडी के तहत मेरे किसान भाइयों के पास ये पावर नहीं थी कि वो एक मंडी से दूसरी मंडी में अगर ज्यादा अच्छी कीमत मिल रही है तो आप नहीं जा सकते थे। एपीएमसी के तहत ये है कि जहां आपकी मंडी है तुसी उत्थे ही बेचना है ना, वहीं जाके आप दूसरी मंडी च नहीं जा सकते सी। लेकिन इसके अंदर वो उन्होंने खोला है, उन्होंने ये अच्छा है कि अगर किसान को दूसरी मंडी में या दूसरी स्टेट की मंडी में भी अगर अच्छा मिल रहा है तो आप वहां जाके बेच सकते हैं। मगर इसमें कमी कहाँ है? देखिए, जब हम आपको दो चॉइस देते हैं तो हम आपको दो चॉइस बराबर देंगे। ये नहीं कि एपीएमसी में, क्यों हम एपीएमसी से हमें क्या फायदा है कि वहां के लोगों को हम जानते हैं, हमारे अपने में से हैं, उनके सारे कागज रजिस्टर्ड हैं। मगर यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं उसमें इस तरह का कोई विधान नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप चॉइस दे रहे हैं तो दोनों को बराबर करिए। या तो एपीएमसी से भी रजिस्ट्रेशन हटा दीजिए, कोई भी करे, जैसे उनकी नहीं है। या फिर ये जो ट्रेडर्स हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, वो सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर अगर आपसे किसी तरह का एग्रीमेंट करते हैं और कल वो भाग जाते हैं तो उसका क्या लेन देन, किसी को नहीं, उसका कोई पकड़ में नहीं आएगा। तो तरीका क्या है, जिस तरह एपीएमसी में है उसी तरह इनका भी सबका कागज रजिस्टर हो और इन लोगों से कुछ पैसा सरकारी खजाने में ऐसा जमा कराया जाए कि कल को अगर ये डिफॉल्ट करते हैं तो वो वहां पे पैसा लेके अकाउंटेबिलिटी बनती है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज मुझे कमी नजर आई इसके अंदर, वो है इनका डिस्प्यूट रिड्रेस सिस्टम। देखिए, अगर इनको सुप्रीम कोर्ट की बात पर यह है तो इन लोगों ने कोर्टों को डिस्प्यूट से अलग क्यों रखा है? आप एक बात मेरी अच्छे से मान लें, अच्छे से समझ लें, आज की तारीख में जुडिशरी फिर भी इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी आज भी हक से काम करती है और किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आती है। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, मैंने देखा है। बहुत से कानून खारिज कर देते हैं, बहुत से कानूनों में उनको वापस भेज देते हैं, सरकार इनमें ध्यान दे। और जैसे स्टे किया है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा एक स्टेप है। हो सकता है कि कल को वो इसको खारिज भी करे, कर सकते हैं। अगर कोई चीज गलत है, वो लोग अपना सही नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नागरिकों की सुरक्षा, नागरिकों की जान। यहाँ हम एक प्रजातंत्र में है, ये जो भी है हमारे लिए, हम में से और हमारे अंदर ही वापस आना है इनको। ये कहीं से आसमान से तो अवतरित नहीं हुए। तो इस तरह का ये जो इन्होंने माहौल बनाया है वो निसंदेह बहुत खराब है।